हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 191 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 192 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने कैसा उत्तर लिखा है और आपको अपने उत्तर को किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो आपका प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। 150 शब्दों में लिखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, नीति शास्त्र के अनुसार आचार नीति नैतिक मूल्यों का समुच्चय है जो व्यक्तित्व व समाज का भागीदारी यहाँ पे होना चाहिए सिद्धांतों के रूप कार्य करती है। समाज की भागीदारी के सिद्धांतों के रूप ऐसे होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा आप सही कीजिए लाइन को। खैर कोई बात नहीं। आचार नीति समाज और मानव भलाई एवं योगदान, ये शांतिपूर्ण समाज में भला एवं दया जैसी करुणा सत्य अहिंसा आदि मूल्यों का योगदान देती महात्मा गांधी सही से लिखिए। यहाँ पे गलत लिखा, छोटी की नहीं बड़ी की मत। हालांकि हम आप लोगों को देखिए वर्तनी को नहीं देखते हैं, वर्तनी आप सुधारिए उसको किसी भी तरीके से हिंदी न्यूज़पेपर वगैरह से, ठीक है। क्योंकि अगर वर्तनियाँ हम देखने लगेंगे तो आपको भी खराब लगेगा और जो सामने वीडियो देख रहा होगा उसको भी खराब लगेगा, ठीक है। तो वो काम मुझे नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद, ये सभी समाज कल्याण का भला किया। हमारे भारतीय संविधान सार्वभौमिक समानता मूल्य जैसे अधिकार प्रदान किया गया तथा उन सभी अधिकार प्रदान किए जैसे भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि प्रस्तावना को जोड़ा। नीति शास्त्र के अनुसार आचार नीति समाज करुणा एवं सत्य विवेक का अहिंसा भाव को जोड़ा गया। महात्मा बुद्ध महावीर, आचार नीति प्रेम सहानुभूति करुणा जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिए गए। मदर टेरेसा, रोगियों पर सेवा। आचार नीति विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। कृषि परामर्श, कई महान संत जो वैज्ञानिक उच्च प्रदान विश्व में दर्जा दिलाया। पर्यावरणीय नैतिकता, मानव प्रकृति जीव जंतुओं समाज हिस्सा मानकर समाज से जोड़ा गया। अमेरिका जापान। इस प्रकार कुल मिलाकर कहा जाए तो आचार नीति मानव को नैतिक मूल्यों द्वारा अच्छे आयामों को स्थापित किया तथा समाज और उच्च भावनाओं को सेवा प्रदान किया, जो इसका व्यापक योगदान रहा गया है। अच्छा, आपने एक साथ दो क्वेश्चन एक साथ देखिए, दो क्वेश्चन मत भेजा करिए। पीडीएफ में एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन भेजा करिए, ठीक है। ये वाला हम आपको बाद में चेक करेंगे, पहले आपका यही चेक करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमारा सिस्टम ये है कि एक एक आंसर आपका चेक करना है एक वीडियो में, नहीं तो बच्चे भी परेशान हो जाएंगे और आपको भी नहीं समझ में आएगा दोनों प्रश्नों को, ठीक है। तो पीडीएफ में केवल एक ही आंसर भेजिए उसे। देखते हैं, देखिए आपने जो लिखा है ना, वास्तव में प्रश्न आपसे जो पूछा गया वो तो लिखा ही नहीं कहीं से। आपने एक तरीके से बस आचार नीति समाज मानव भलाई किस किस ने क्या किया है उन लोगों के नाम लिख दिए। यूपीएससी में देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, तथ्य की भूमिका उतनी नहीं होती जितनी विश्लेषण की होती है, और विश्लेषण के साथ में तार्किक विश्लेषण की सबसे ज़्यादा होती है। और इथिक्स के पेपर में विश्लेषण भी हो, तार्किकता भी हो और समसामयिक उदाहरण भी हो। समझ गए? समसामयिक का मतलब करंट अफेयर्स की घटना हो, तभी आपका उत्तर इथिक्स में अच्छा बनता है, तभी उसमें आपको बेहतरीन अंक मिलते हैं। अधिकांशतः इथिक्स में बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते? जब मैंने यूपीएससी के हेड से बात की एक बार ऐसी मीटिंग में, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि इथिक्स में हमारे यहाँ नंबर इसलिए कम दिए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो चीज़ें लिखते हैं, एक तो किताबी लिखते हैं, दूसरा संस्थान की कॉपी पेस्ट करते हैं, तीसरी बात उनका उसमें मौलिक चिंतन नहीं होता, चौथी बात वो करंट अफेयर्स की घटनाओं का जिक्र ही नहीं करते, जिससे हमें ये लग सके कि वास्तव में इस घटना को देखकर इस बंदे के अंदर इथिकल मूवमेंट जगे और इसने ये चेक कर लिया कि ये अनइथिकल था और ये इथिकल था। समझ गए? वास्तव में इथिक्स का पेपर इसलिए नहीं है कि आपको 4 चौपतियाँ वो रटा दे, 4 चौपतियाँ का मतलब 4 किताबें वो रटा दें आपको, और रटाने के बाद आपसे कहें कि आप इथिकल हो गए। वास्तव में वो चेक करना चाहते हैं कि आपने जो उत्तर लिखा है उस उत्तर में जो एग्जाम्पल दिया है, क्या उसने आपके जीवन में कोई एक इम्पैक्ट डाला, और डाला तो कितना डाला। समझ गए? उसकी पुष्टि की बात करता है। तो आपको अपने प्रश्न को ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं, देखिए प्रश्न क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। प्रश्न आपका है, स्पष्ट कीजिए, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। आचार नीति, एक तो ये आपका कोडेड वर्ड है। समाज और मानव, 2 ये वर्ड हो गए, यानी कि 3 वर्ड आपको इसमें दिया है, और चौथा भला।
इसका सिंपल सा मतलब ये कहना चाह रही है कि आचार नीति का अगर उपयोग किया जाता है तो वो समाज के लिए और मानव के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, एथिक्स में क्वेश्चन आया है तो सिंपल सी बात है, आपको एज ए एस्पायरेंट के रूप में ये कहना चाह रहा, और इसमें ये वर्ड हिडन है कि किसी भी सिविल सेवक के अंदर अगर आचार नीति है तो वो समाज और मानव का भला कैसे कर सकता है, ये हिडन होता है। इतनी बातें आपको समझनी पड़ेगी कि जब आपसे प्रश्न उसने एथिक्स में पूछा है तो परिभाषा नहीं पूछ रहा यूनिवर्सिटी की, वो आपको संदर्भ में लेकर उत्तर पूछना चाह रहा। ठीक है, तो अब आप इसी के हिसाब से समझिए। तो पहले आप क्या करेंगे, आचार नीति की एक सामान्य सी परिभाषा दे देंगे। सामान्य सी परिभाषा का मतलब जो आपको पता होती है। ठीक है, ये क्या करती है, आचार नीति वास्तव में उन सिद्धांतों को अभिव्यक्त करती है जिसका किसी विशेष संदर्भ में कोई नियम ना बना हो, कोई कानून ना हो, बल्कि विवेक के आधार पर वो व्यक्ति डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है, और इसे ही हम कहते हैं आचार नीति। समझ गए, मतलब आचार नीति कानून से अलग है। कानून तो लिपिबद्ध होता है, लिखा होता है और पता होता है कि किस घटना के समय हमें कैसा रिस्पॉन्स देना है, बट आचार नीति में लिखा नहीं होता है, वो आपके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए कि कानून ये कहता है कि अगर आप किसी महिला के साथ बदतमीजी करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कानून में ये तो नहीं लिखा ना कि आपको महिला की हर हाल में रक्षा करनी चाहिए, ये नहीं लिखा है। ये आपकी आचार नीति कहती है। जब आपने किसी महिला को किसी बुरी अवस्था में पाया, कोई व्यक्ति उस पर हमला कर रहा है और आप रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आपने उसे बचा लिया, ये आपकी आचार नीति हुई। आपने कोविड-19 के टाइम पीरियड पे देखा कि लोग ऑक्सीजन से त्राहिमाम हो रहे हैं, तो आपके पास अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है तो आपने उसे इंश्योर कराया। आपने अगर देखा कि कोई पुलिस वाला आपके मोहल्ले में सुबह से लेकर शाम तक इस बात के लिए बैठा है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, तो आपके मन में ये अंदर से भाव जगा कि हम इसको खाने के लिए पूछ लें, इसको पानी पीने के लिए पूछ लें और उसको कुछ लड्डू या कुछ मीठा दे आएँ ताकि वो सुबह से बैठा है भूखा ना रहे। ये आचार नीति है। पुलिस वाले ने नहीं कहा था कि आप मेरे को घर में खाना देना कि मैं आपके बाहर बैठा रहूँगा, लेकिन आपकी आचार नीति यानी कि आपका व्यक्तित्व डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे एक बात बताइए, इतनी बातें आप समझ गए, तो इन सभी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सभी बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो आचार नीति होती है वो व्यक्ति परक ना होकर समाज परक होती है। जो आचार नीति होती है वो लाभ पर आधारित ना होकर सबके कल्याण पर आधारित होती है। जो आचार नीति होती है वो नीति नियम और सिद्धांतों पर आधारित होती है और ये समय और परिस्थिति के अनुरूप काम करती है। यानी कि हर एक देश में अलग अलग आचार नीति हो सकती है, हर एक राज्य में अलग अलग आचार नीति हो सकती है, हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की अलग अलग आचार नीति हो सकती है। जैसे किसी का व्यक्तित्व कहता है कि किसी जीव की हत्या नहीं करना है, तो वो आचार नीति उसके लिए अलग है। और कोई व्यक्ति जो मांसाहारी है उसका काम क्या है कि नहीं, जीव की हत्या करके मांस खाना ही खाना है, तो वो उसकी आचार नीति है, वो उसके अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में जो बैलेंस किया जाता है तो वो लॉ आ जाता है, मतलब कानूनी संहिता जो हो जाती है। समझ गए। एक और बात कि आचार नीति क्या करती है, समाज को कैसे एक तरीके से कल्याण कर सकती है। तो आप बताइए, आचार नीति जब कह रही कि सबके कल्याण की बात है, यानी कि ये जाति लिंग भेदभाव से परे है, यानी कि समाज में समरसता की बात करती है, समाज में सहिष्णुता की बात करती है, समाज के सर्वांगीण विकास की बात करती है, समाज के हर एक तबके को मुख्य धारा में लाने की बात करती है, समाज के लोगों में चोरी भ्रष्टाचार के उस विचार को त्याज करती है, समाज में एक तरीके से पारदर्शिता लाती है, समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व के उत्तरदायित्व को हर हाल में फुलफिल कराती है, और समाज में राजनीतिक पार्टियों के बढ़ते अतिराष्ट्रवाद के उस प्रश्न को एक विकल्प के रूप में तब्दील करती है कि अतिराष्ट्रवाद खतरनाक होता है। समझ गए। यानी कि आचार नीति व्यक्ति में ही नहीं बल्कि समाज में इतने रिफॉर्म लाती है
अब प्रश्न उठता है कि मानव का कैसे भला करती है। मानव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, व्यक्ति, मतलब जो पर्सन है उसका भला कैसे करेगी, आप बताइए। जब व्यक्ति के अंदर देने की प्रवृत्ति होगी, लेने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो मानव अंदर से इथिकल बनेगा। जब वो देखेगा कि समाज में लोग ऐसा कर रहे तो अपने अंदर से भी उदार की भावना, जैसे आप देख रहे होंगे, अभी मैंने कल ही एक पिक्स देखी, बहुत अच्छी पिक मुझे लगी कि एक मेडिकल स्टोर वाले ने अपने यहाँ एक टैग टांग कर रखा है। हालांकि तो आप हमेशा यही टैग देखते होंगे कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, लेकिन उसने बहुत अच्छा टैग संभाल कर उसमें लगा कर रखा है अपनी दुकान के फ्रंट पे। वो उसमें लिखा है कि जब तक कोरोना का टाइम पीरियड है तब तक आप लोग अपनी मर्जी से ही दवा का पैसा दें। मतलब अगर आपकी दवा 700 बनी है और आपके पास केवल 200 रुपये हैं तो आप 200 दें, चले जाएं, 700 की आप दवा ले जाएं, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंदर की ह्यूमैनिटी अपनी जगा चुका है। उसको इस समय बाहर का भौतिक लाभ उतना काम का नहीं आ रहा, अंदर का उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही। अब यहाँ पे एक और बात देखिए, करंट की घटना, अगरतला के कलेक्टर साहब को ले लीजिए, ठीक, उनकी अंदर की आचार नीति उचित नहीं थी, उन्होंने भेदभाव किया, उन्होंने वो कार्रवाई की जो आचार नीति के हिसाब से अनुकूल नहीं थी, जो समाज की समरसता के हिसाब से अनुकूल नहीं थी। अनुकूल क्यों नहीं थी? एक तो किसी का विवाह हो रहा है और विवाह के समय अगर किसी को 15 से 20 मिनट और समय चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। आप ऐसा थोड़ा ना कर सकते विवाह को आप तोड़ देंगे। विवाह एक बंधन है, एक सामाजिक परंपरा है, एक समाज का ताना बाना है। आपने भी किसी से विवाह किया था। मैं यहाँ एथिक्स का वो बता रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ना ही आपसे इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे पूरी स्टोरी सुनाएंगे और बताएंगे कि इसके ये भी पक्ष थे। मैं केवल इथिक्स में जो उपयोग हो सकता है, इथिकली वो कहाँ पे रॉन्ग थे, कानूनी वो रॉन्ग थे या नहीं रॉन्ग थे वो जांच का विषय है, लेकिन इथिकली कहाँ पे रॉन्ग थे मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यूपीएससी ने एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कई बार नैतिक रूप से वो बातें सही होती हैं लेकिन कानूनी रूप से गलत होती हैं, तो मैं भी नैतिक रूप से जो बातें सही थी वहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। नैतिकता ये भी कहती है कि आप अपने से बड़े कोई ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन उन महोदय ने हाथ उठाया। आप कभी भी अपने से नीचे के कलीग से एक बेकार टाइप का या भद्दा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को बुरा प्रतीत हो। आपने क्या किया, अपने पुलिस अधिकारी को समकक्ष जो था, जो आपसे अधीन था, उसके साथ बदतमीजी से बातचीत की। आपने क्या किया, एक महिला के साथ बदतमीजी के साथ बात किया और जो आप ही का लेटर था उसे फाड़ के उसी के ऊपर फेंक दिया। मतलब एक तरीके से वो कागज और वो महिला की कोई इज्जत ही नहीं है। ये अनएथिकल था। अर्थात इन्हीं सब विचारों को, इन्हीं सब मूल्यों को इनकलकेट करने की प्रोसेस है किसी भी व्यक्ति या व्यक्तित्व के अंदर। और अगर ये विचार किसी व्यक्ति में चले जाते हैं तो मानव वास्तव में मानव बन जाता है। जैसे यूपीएससी ने इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा था ऐसे में कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। आप आईएएस बन जाइएगा, आईएएस बनना बहुत आसान है, चंद किताबें पढ़ के आप आईएएस बन सकते हैं, लेकिन जीवन भर एक मनुष्य बने रहें ये सबसे मुश्किल बात होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें लिखना है। ठीक, अब ये तो हमने आपको स्टोरी की तरह बता दिया। आपके मन में आ रहा होगा सर क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने तो आपको विश्लेषण कर दिया। तो क्वेश्चन के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, आचार संहिता की आप परिभाषा बता देंगे, मतलब आचार नीति की परिभाषा बता देंगे। और बताते वक्त आप बता सकते हैं कि आचार नीति के अंदर समाज को क्या फायदा हो सकता है, सहिष्णुता आ सकती है, लिंग भेद समाप्त हो सकता है, कई सारी सामाजिक बुराइयां समाप्त हो सकती हैं, राजनीतिक तटस्थता हो सकती है, साथ ही उत्तरदायित्व और पारदर्शिता आ सकती है, सत्यनिष्ठा का संचार हो सकता है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सकता है, अपने अधीनस्थों के साथ में कुशलतम व्यवहार भी हो सकता है, जिस कारण समाज का विकास ही नहीं होगा बल्कि समाज की चहुमुखी ओर से वहाँ पे सांस्कृतिक सद्भाव भी बना रहेगा। वहीं अगर हम मानव स्तर पर बात करें तो इससे न केवल व्यक्ति का कल्याण होगा बल्कि उसके एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा जो न केवल अपने गांव, परिवार, शहर या देश के लिए उपयोगी होगा बल्कि इस पूरी वसुधैव कुटुंबकम के लिए भी सहकारी होगा। समझ गए? तो आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। हाल ही के घटना में, हालांकि अब यहाँ पे नीचे आप निष्कर्ष टाइप में एक लिख दोगे, चेतावनी टाइप में, हालांकि हाल ही के कुछ घटनाक्रम, चाहे अगरतला के डीएम की घटना की बात हो, ठीक है, या फिर वहीं दूसरी ओर पीलीभीत के डीएम की बात हो। अगरतला के डीएम ने तो अपोजिट किया था, पीलीभीत के डीएम ने पॉजिटिव किया था। उसने क्या किया था, आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसने किसानों के लिए
जो साहूकार थे मंडी के उनसे लड़ गया था। और आप देखा होगा आपने वहाँ पे कि राजनाथ साहब ने उसकी तारीफ की थी, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने उन्होंने भी तारीफ की थी। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसी आचार नीति होनी चाहिए। ठीक है, आपने अभी देखते होगे सोनू सूद के बारे में आप सुनते हो, सलमान खान के बारे में आप देखते हो कि वो अपना लगभग 90% जितना रेवेन्यू होता है वो डोनेट कर देते हैं। खाने को लेकर आप देखते हो कि बड़ी बहुत सारी संस्थाएं हैं। आप कलेक्टर साहब पी नरहरी साहब को ही देख सकते हो, परकी पांडा नरहरी साहब जो कि इंदौर के कलेक्टर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कितने बड़े बड़े एनजीओ ओपन कर रखे हैं। मतलब ऐसे आप कई सारे अपने आसपास के एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो, एग्जाम्पल जितना आपका लोकल होगा ना और जितना आपका अपना होगा, आपके विषय से संबद्ध होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैंने कोरोना के टाइम पीरियड में अपनी दोस्त को, अपनी सहेली को इतने रुपए उधार दे दिए थे। क्यों दे दिए थे? क्योंकि उसके घर में उस समय खाने की दिक्कत थी। ठीक है, मैंने उस समय 2-3 लोग ऐसे थे जिसकी लाश को कोई कंधा नहीं दे रहा था, तो मैं चला गया था कंधा देने। कानूनी रूप से गलत था कि कोरोना पेशेंट के मरीज को आप कंधा नहीं दे सकते, लेकिन नैतिकता तो यही कहती थी कि मरते वक्त कि किसी भी एक घर के, परिवार के, मोहल्ले के सदस्य के द्वारा मुखाग्नि दी जानी चाहिए। समझ गए? ऐसा जब आप एग्जाम्पल डालोगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस ही नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर व्यक्तित्व को सामने रिप्रेजेंट कर देगा और नंबर दे देगा। अच्छा, होता क्या है, इतनी बातें कोई लिख क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही नहीं होता है। वो किताबें पढ़ता है, अंदर से व्यक्तित्व अपना बनाता नहीं है। इसीलिए इथिक्स में नंबर कम आते हैं। इथिक्स में हाईएस्ट नंबर 200 आप क्रॉस कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपना व्यक्तित्व वैसा बनाना होगा और अपना व्यक्तित्व वैसे ही किताबों के कलम के जरिए रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी आपका दूसरा प्रश्न है, उसको भी हम अपने नेक्स्ट उसमें चेक कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।